काव्य लक्षण टॉपिक लगता है, उसमें ऐसी बहुत 4-10 परिभाषाएं आती है। अगर मैं कहूं कि ये बंदा था भामे किस शताब्दी का था, बताइए। भामे खड़ा था, छाव में खड़ा था, छाव में खड़ा था, 6ठी शताब्दी का था। भामे छाव में 6ठी का था, भामे छाव में 6ठी का था। क्या कहा था? शब्दार्थों सहितो आज की बात बोलेंगे। शब्दार्थों सहितो भामे, शब्दार्थों सहितो भामे, शब्दार्थों सहितो भामे, शब्दार्थों सहितो भामे, शब्दार्थों सहितो भामे। भामे जो था वो हित चाहता था सभी का, इसलिए शब्दार्थों सहितो। अब अर्थ के वो अपन कौन पूछे, अपन पूछा ये परिभाषा किसकी है? निम्न में से मम्मट की है, भामे की है, कुंतक की है, क्षेमेंद्र की है, किसकी है? वो आएगा एक प्रश्न यहाँ से आता है लक्षणों में से। शब्दार्थों सहितो भामे, काव्य तो होता है ये दिमाग में आज के बाद हर जगह और जगह काव्य लगाना है, लेकिन एक भामे की पंक्ति में क्या लगाना है? शब्दार्थों सहितो भामे। अलंकार लिखा, काव्य अलंकार। क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था, ये कौन सा? काव्य अलंकार लिखा, काव्य अलंकार नहीं भामा अलंकार। क्या लिखना है? भामा अलंकार, भाव्य अलंकार। भाव्य अलंकार लिखने वाला कौन था? भामे। भाव्य अलंकार नहीं था, ग्रंथ का नाम तो काव्य अलंकार था, लेकिन काव्य अलंकार तो याद नहीं रहेगा, इसलिए क्या याद कैसे करना चाहिए? भाव्य अलंकार लिखने वाला भामे था। भाव्य अलंकार किसने लिखा था? भामे ने। शब्दार्थों सहितो भामे, भामे नहीं, शब्दार्थों सहितो भामे नहीं, काव्य बोलना चाहिए। इसके बाद कहूं मैं, एक बंदा आया, उस बंदे का नाम था क्या? दंडी, और दंडी में शताब्दी थी, दिख रही है यहाँ पे कटा हुआ ऐसा अक्षर, कौन सा होता है बता दीजिएगा? 7वीं शताब्दी का था दंडी, 7वीं शताब्दी का था। और ग्रंथ लिखा था काव्य दर्श। क्या लिखा था? काव्य दर्श लिखा। दर्श है तो दंडी है, दर्श है तो दंडी है, दर्श है तो दंडी है, दंडी है तो दर्श है, ऐसा याद रखना चाहिए। दंडी ने परिभाषा दी थी तो छीना शरीर पदावली, ऐसा कहा था। इसकी परिभाषा में एक शब्द आएगा क्या? शरीर। शरीर शब्द आए परिभाषा में, वो किसकी होगी? दंडी की, क्योंकि सजा किसको मिलती है बताइए? शरीर को मिलती है, इसलिए सजा शरीर को दंड शरीर को मिलता है, इसलिए शरीर शब्द आए वहां दंडी होना चाहिए। और जब सजा मिलती है तो हमारा कोई नहीं क्या नहीं देता? साथ नहीं देता, या साथ यहाँ से निकाल लीजिए, बात सारी एक ही है, यहाँ से निकाल लीजिए। इसके बाद में कोई बंदा आया, उस बंदे का नाम था, जिसे मैं कहूँ कि मम्मट था। क्या था? मम्मट था। और मम्मट की शताब्दी कौन सी थी? मम्मट के दो बड़े बड़े वे याद दिलाते हैं शताब्दी का। 11वीं। दो बड़े बड़े मैं याद दिलाते हैं शताब्दी का। शताब्दी थी 11वीं शताब्दी का था मम्मट। मम्मट ने क्या कहा था? पहला अक्षर अगर आपको याद है तो कल बताया था, हाँ शाबाश, क्या कहा था? तद दोषो सगुना बलंकरातो क्वापी काव्यम, ऐसा कहा था। ओ याद रखना, आगे की है वलंजापन तो नहीं की करना, क्योंकि यहां बहुत पूछा है। क्या कहते देखो अपना अपन शब्द मिलो के खुद के तद दोषो। बताइए मम्मट के बाद कौन सा मैं आधा है, पहला की दूसरा? तो यहाँ भी दूसरा क्या है? आधा। जहाँ दूसरा आधा वहां दूसरा आधा, परिभाषा किसकी हो जाएगी? मम्मट की हो जाएगी। यहाँ दे आधा, यहाँ मैं आधा, दूसरा मैं आधा या दूसरा दे आधा, परिभाषा किसकी? मम्मट की हो जाएगी। और मैं कहूँ एक बंदा है वामन, कौन सा? वामन। वामन नहीं बोलना, उसके बाद क्या? वामन। कौन हो? वामन हो। और वामन का ठाठ हुआ परिवार मांग मांगे खाए। ठाठ शताब्दी कौन सी थी? 8वीं शताब्दी थी। क्या कहा था? सादर्श्यात लक्षणा काव्यम, सादर्श्यात लक्षणा काव्यम, ऐसा कहने वाला कौन था? वामन। सादर्श्यात लक्षण, सादर्श्यात मतलब क्या है? साम्य दीक्षिया। वामन का लक्षण क्या है? साम्य दीक्षिया। तो सादर्श्यात लक्षणा कौन कहेगा? वामन कहेगा। तद दोषो आए तो मम्मट, क्योंकि दूसरा दय आधा आता है तो दूसरा मैं भी आधा आता है। शरीर को देनी है क्या? सजा, दंड देना, इसलिए शरीर शब्द आए तो कौन आएगा? दंडी आएगा। और काव्य अलंकार नहीं बोलना, उसके बाद भाव्य अलंकार बोलेंगे तो गलत आज बंदा आएगा भामे। और शब्दार्थों सहितो भामेम, शब्दार्थों सहितो काव्य नहीं भामे, शब्दार्थों सहितो भामे, ऐसा बोलना चाहिए। अगर मैं कहूँ एक बंदा था हेमचंद्र, कौन था? हेमचंद्र ने क्या कहा था बता दीजिए? ए 200। क्या कहा था? ए 200। ए दो नु अजनी लोग रटेड़ी है तब 200 ए 200 भादरा बेड़े में ओ है तो हम नहीं। अब देखो ए 200 आए तो कौन आएगा? हेमचंद्र। ए है तो है तो ए है,
है को उल्टा पुल्टा करके लगा दूं तो क्या बनेगा है। ए को उल्टा पुल्टा करके छोड़ दूं तो बनेगा है। तो है तो ए है और ए है तो है। ऐसा पढ़ना चाहिए। ये परिभाषाएं जो है यहाँ नहीं है, परिभाषाएं लगती है किसमें, काव्य लक्षण टॉपिक में। एक पर्सन परिभाषाओं में से आता है। एक बंदा था विश्वनाथ। कौन था? विश्वनाथ था। विश्वनाथ ने कहा था, क्या कहा था? वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम। मैं कहूं वे वाक्य कहने वाला, वे फॉर विश्वनाथ, पहले वे आता है तो पहले यहाँ भी वे आता है, वे आता है तो पहले वे आता है। मैं कहूं एक बंदा था जगन्नाथ। कौन था? जगन्नाथ की इंपॉर्टेंट परिभाषा है, हर बार आती है इन दोनों की। जगन्नाथ ने क्या कहा था? हाँ, रमणीयार्थ अर्थ प्रतिपादकम काव्यम, रमणीयार्थ अर्थ प्रतिपादकम काव्यम। मैं कहूं आज के बाद बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? जगन्नाथ रमणीयार्थ, रमणीयार्थ जगन्नाथ, जगन्नाथ रमणीयार्थ, रमणीयार्थ जगन्नाथ, जगन्नाथ रमणीयार्थ। 4 बार बोलो, याद होगा। बोल के देखिए, जगन्नाथ रमणीयार्थ, रमणीयार्थ जगन्नाथ, जगन्नाथ रमणीयार्थ, रमणीयार्थ जगन्नाथ, रमणीयार्थ। ये भाषा आ सकती है। रमणीयार्थ आए तो कौन आना चाहिए? जगन्नाथ। वैसे आना तो देखिए, जगन्नाथ के लास्ट में थे है, रमणीयार्थ के भी लास्ट में है। तो वाक्य के पहले वह है तो विश्व में पहले वह है, और है तो है तो है। और सामने लक्षण क्या लिखे हैं? बामन का। और तय के बाद आधा दय आता है तो मैं के बाद भी आधा मैं आता है। और शरीर से बजाय तो दंडी आना चाहिए। और शब्दार्थों सहित तो भामे तो भामे, और किसी में काव्य लगाना नहीं। इन आप भाषाओं एक आज है कि आप मैं याद है। अगर मैं पूछ लूं आपसे, बताइए किसने कहा था कि तद दोषो, कौन था? वो बोलने का प्रयास करें जो आज ही आए हैं। कौन था तद दोषो वाला? मम्मट था। ए दोषो हेमचंद्र है। और वाक्य रसात्मक काव्य, वाक्य रमणीयार्थ, रमणीयार्थ जगन्नाथ। और दंडी शब्द आए तो क्या होना चाहिए? शरीर मिलना ही चाहिए। दंडी शब्द आए, दंडी किस शताब्दी का था? दंडी की एक ही मात्रा याद दिलाती है हमें, सातवीं का था। बामन शताब्दी किसका था? बामन। बामन के होते मांग मांग के खाता है तो क्या होते हैं? इसीलिए शताब्दी थी 8वीं। उसकी क्या परिभाषा थी? सादृश्य लक्षणा। ऐसा कहने वाला कौन था? बामन था। लेकिन ए दोषो कहने वाला हेमचंद्र था। और मैं कहूं कि सबसे पहले बड़ा हमने कि शब्दार्थों सहित काव्यम नहीं, शब्दार्थों सहित भामे, भामे छामे खड़ा था, इसलिए शताब्दी छठी थी। शताब्दियों का क्रम भी याद होता है। मैं कहूं कुंतक में 2 क्या है तो शताब्दी कौन सी? 11वीं। मम्मट में 2 बड़े में शताब्दी कौन सी? 11वीं। बामन के ठाठ होते इसलिए 8। दंडी में सजा है तो 7। भामे छामे शताब्दी कौन सी? छठी। और मैं कहूं कि विश्वनाथ 14वीं शताब्दी का था और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी का था। बताइए, जग के नाथ को किसी का खतरा होता है क्या? इसलिए 17 होता है, इसीलिए 17 होता है। शताब्दी कौन सी? 17वीं शताब्दी का था। तो वक्रोक्ति संप्रदाय का जनक कौन था? कुंतक था। मैंने जो ये अन्य बातें बताई वो कहीं जब ये टॉपिक कराऊंगा, मैं कर्म से कराऊंगा। ये तो वक्रोक्ति मार्क्सवाद ऐसे टॉपिक है जो कोई कहता है कि सर मुझे तो 2 ही करना है, मैंने कर लिए, मैंने कर लिए, वाले जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने उस दिन कराया, उससे पहले कल नहीं, इससे पहले कराया तो मैंने तो वो थोड़ा सा वो कहते हैं कि मुख्य भूमिका बनाई थी। और तो डीपली चीजें हम पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे। अब अगर जो आज पढ़ लिया वो याद हो गया ना, तो ये समझिए कि यही नहीं हर टॉपिक याद होगा। आप कठिन से कठिन टॉपिक बोलना कि हमारे ये समझ में नहीं आता, वो उसको सरल बनाने का काम मेरा है। और पर्सन कहां से पुटअप होंगे वो भी देखना। अब बात कहूं मैं कि एक बंदा था क्षेमेंद्र। कौन था? उस संप्रदाय की बात करता हूं। क्षेमेंद्र ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? औचित्य चलाया था। कौन सा चलाया था? औचित्य। कैसे याद रहा ये? मैं कहूं कि क्षेमेंद्र में 2 ऐसी मात्रा है तो औचित्य में भी 2 ऐसी मात्रा है। जहां है ये है वहां ये है, तो इसीलिए इससे और कुछ भी याद आता है। ऐसा 2 है तो शताब्दी भी इसकी 11वीं थी। शताब्दी भी इसकी 11वीं थी। शताब्दियों का क्रम आ जाए नेट में, आपका गलत नहीं होगा, कोई और किसी का होगा, अभी कंफ्यूज नहीं होगे। 10, 12, 13 सभी संस्कृत आचार्यों की शताब्दी बताऊंगा मैं आपको। रस संप्रदाय का जनक कौन था? कौन था रस का?
भरत मुनि था। मैं अगर ये कहूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं कहूँ रस में कुछ ऐसा लिखा है, अगर भरत के भी तय को कुछ ऐसा बना दूं तो रस दिखता है, तो रस दिखता है। तो भरत मुनि नहीं था, भरत मुनि था। संप्रदाय लेके कौन सा आया? रस। मैं कहूँ ध्वनि संप्रदाय कौन लाया था? ध्वनि कौन लाया था? आनंद। ध्वनि सुनेंगे अच्छी 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 तो आनंद में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? ध्वनि सुनेंगे अच्छी अच्छी तो आनंद में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अगर खराब ध्वनि सुनी, खराब ध्वनि सुनी तो आनंद में लॉस होगा या फायदा? नो लॉस। नो लॉस। शताब्दी कौन सी थी? नौवीं। आनंद वर्धन किस शताब्दी का था? नौवीं शताब्दी का। शताब्दी का देखिए, भरत मुनि था दूसरी व तीसरी। मिश्रा जी कहते हैं कि भरत मुनि जो है वो दूसरी शताब्दी का है। मैं हर गाइड की बात कर जाऊंगा, इसके दिमाग में कुछ चलता होगा गलत सलत तो बता दूंगा। ये गलत चलता है दिमाग में, आज से डिलीट कीजिएगा। दूसरी शताब्दी मुख्य तौर पे मानी जाती है भरत की कौन सी? तीसरी शताब्दी। क्योंकि भरत जो है वो भरत को कोई खतरा नहीं था। भरत में अक्षर भी कितने हैं? 3। अगर तीसरी ना आए तो आपको करना चाहिए, वो तो कॉमन सेंस की बात है। जिसको माना गया है दूसरी व तीसरी के मध्य, ऐसा कहा गया है गाइडों में। मूलतः मैंने सर्च किया तो मुझे हर जगह ज्यादातर तीसरी मिली, तो मैंने तीसरी मान ली। तो ये शताब्दी। छठी में कौन सा आया? बताइए, छठी में कौन सा आया? 7वीं में कौन सा आया? 8वीं में कौन सा आया? वामन आया। 9वीं में और एक बंदा और भी आ गया था, कौन सा आया था? रुद्रट। रुद्रट की ऊ की मात्रा याद दिलाती है शताब्दी की, ऐसे करके निकाल के छोड़ दो। 9वीं शताब्दी का था। अब मैं कहूं कि 11वीं शताब्दी में बहुत आए, कौन था? क्षेमेंद्र। और बंदा मम्मट भी था और कुंतक भी था। मम्मट भी था, कुंतक भी था, क्षेमेंद्र भी था। सारे किस शताब्दी के थे? 11वीं। विश्वनाथ था 14वीं शताब्दी का। साहित्य दर्पण लिखा था, साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखा था। लेकिन मैं कहूं जगन्नाथ जग का नाथ खतरा नहीं होता उसे। 17। खास तौर पे मैंने जहां 11वीं 12वीं तक की कहानी सिमट जाती है शताब्दी क्रम में, यहाँ तक आना चाहिए, बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं वापस किस पे? कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवितम इसकी रचना की पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? वक्रोक्ति जीवितम काव्यम। क्योंकि वक्रोक्ति संप्रदाय का जनक कौन था? कुंतक। तो वक्रोक्ति को जिंदा किसने किया था? कुंतक ने किया। कुंतक की रहेगी। अब बढ़ता हूं आगे। सबसे पहले वक्रोक्ति में विचार देने वाले फटाफट बोलिए जिसने पढ़ा होगा। भामे ने छा में खड़े हो फिर क्या दे दिए थे? सबसे पहले विचार। छाव में खड़ा था, दिक्कत क्या थी? बोल गया। छाव में खड़ा था, दिक्कत नहीं थी, बोल गया। सबसे पहले वक्रोक्ति के ऊपर विचार देने वाला कौन था? भामे था। भामे ने वक्रोक्ति को किस अलंकार का पर्याय माना था? अतिशयोक्ति का पर्याय कहा था इसने। किसने? भामे ने। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानने वाला कौन था?